अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक पास पेपर का ए लेवल्स का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि मई 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पेपर नंबर 32 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ रहे हैं किसी भी लेवल पर, उनके लिए ये सवाल बड़ा रेलेवेंट है। सवाल में लिखा हुआ है, रिचर्ड एंग इज अ सोल प्रोपराइटर मैन्युफैक्चरिंग वन टाइप ऑफ सोफा बेड। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस का जो ओनर है वो सोफ़ा बेड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और फिर उनको बेचता है। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट 31 जुलाई 2016। ये सारी इन्फॉर्मेशन 31 जुलाई 2016 के बारे में है। रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स, फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ओवरहेड्स, फैक्ट्री और ऑफिस। Additional information: number 1, Richard maintains a provision for unrealized profit account. Completed products are transferred from the factory at a markup of 20%. Inventories at 31st of July 2015 यानी कि ओपनिंग वर रॉ मटेरियल 14,800, वर्क इन प्रोग्रेस 23,500, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट 32,000. Inventories at 31st of July 2016 were रॉ मटेरियल 16,400, वर्क इन प्रोग्रेस 20,200, फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस 54,000. Unpaid direct wages at 31st of July 2016 amounted to 3,500. Rent had been allocated to factory overheads and office overheads at 24,000 and 16,000 respectively. The allocation should have been in the ratio of 3:1 respectively. Requirement number A है, prepare the manufacturing account for the year ended 31st of July 2016. हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है 31 जुलाई 2016 वाले साल का, और ये 7 मार्क्स का सवाल है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और हम अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। देखिए, जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम ऊपर हेडिंग डालेंगे रिचर्ड एंग। उसके बाद हम अगली लाइन में लिख देंगे, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st जुलाई 2016। ये हमारी हेडिंग आ जाएगी। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम ये देखते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करी है तो वो कितने की हमें पड़ी है। और इसमें सबसे पहले हम लोग अपने रॉ मटेरियल की जो मूवमेंट होती है वो प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है आपके पास, जो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो सवाल में दिया हुआ है 14,800। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में अगर किसी किस्म की कोई भी परचेजेस है तो उसको ऐड करी जाती है। तो हमारे पास परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी है, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल परचेज किया है। सवाल में 207,600 की अमाउंट मेंशन्ड है। इसके बाद अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स है तो कैरेज इनवर्ड्स की अमाउंट यहाँ पर शामिल करी जाती है। कैरेज इनवर्ड्स हर वो खर्चा होता है जो इन्वेंट्री को मेरे प्रेमिसेस पर लाने के लिए मैं इनकर करता हूँ, और कैरेज इनवर्ड्स की अमाउंट सवाल में 6,800 दी हुई है। इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 229,200 बन जाता है। इसमें से अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है इन्वेंट्री का तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है, अच्छा मैं एक और काम कर लूँ, यहाँ पर डॉलर के साइन जो है वो प्लेस करने पड़ेंगे क्योंकि हम डॉलर्स में वर्किंग कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ
मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पर माइनस होगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है, यानी कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अगर आप पॉइंट 3 देखते हो, इन्वेंट्रीज एट 31 जुलाई 2016 वर, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 16,400 दिया हुआ है, तो 16,400 नेगेटिव है। ठीक है, इससे हमारे पास यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा सब करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस फर्दर हैं तो वो ऐड होंगे ताकि मैं प्राइम कॉस्ट तक पहुंच सकूं। अगर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको हम ऐड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फैक्ट्री की वेजेस में आपके पास डायरेक्ट फैक्ट्री की वेजेस लिखी हुई हैं एक, और एक इनडायरेक्ट लिखी हुई हैं। डायरेक्ट वाली 168,000 लिखी हुई हैं। इसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है पॉइंट नंबर 4 में, अनपेड डायरेक्ट वेजेस एट 31 जुलाई 2016 अमाउंटेड टू 3,500, यानी कि ये 3,500 रुपये एक्रूड अनपेड, यानी कि इससे मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा और मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो डायरेक्ट वेजेस जो है वो हमारे पास जो दी हुई हैं वो 168,000 है, प्लस 168,000 के अलावा 3,500 की अनपेड है, तो ये टोटल 171,500 बन जाएगी। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाती है। प्राइम कॉस्ट देख लेते हैं कि कितनी होगी। प्राइम कॉस्ट जो है इन दोनों के एडिशन से आ जाएगी हमारे पास, जो कि 384,300 होगी। प्राइम कॉस्ट में सारे के सारे ओवरहेड्स ऐड किए जाते हैं, सच एज कोई इनडायरेक्ट वेजेस हो। हमारे सवाल में इनडायरेक्ट वेजेस की अमाउंट है और इनडायरेक्ट वेजेस 51,400 है। ठीक है, इसके बाद ओवरहेड्स में आपके पास फैक्ट्री के ओवरहेड्स 155,000 और ऑफिस के 194,000 लिखे हुए आ रहे हैं। इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। पॉइंट नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो बोलता है रेंट हैड बीन एलोकेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स एट 24,000 and 16,000 respectively. The allocation should have been in the ratio of 3:1 respectively. यानी कि एक रेंट का अमाउंट था, और जो रेंट का अमाउंट था ना उसमें से मैंने वो टोटल जो रेंट था उसमें से कुछ फैक्ट्री में और कुछ ऑफिस में बांटा। मैंने फैक्ट्री में 24,000 इंक्लूड किया और मैंने ऑफिस में 16,000 इंक्लूड किया। इस हिसाब से ये टोटल 40,000 बना, लेकिन इसको 3:1 के रेशो में बांटना चाहिए था। यानी कि ये जो टोटल 40,000 है इसको 4 से डिवाइड कर और 3 से मल्टीप्लाई करना था और इतना शामिल करना था फैक्ट्री में। और ये जो 40,000 बनता है टोटल, इसको 4 से डिवाइड कर और 1 से मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है यानी कि 10,000 वो शामिल करना चाहिए था ऑफिस में। तो अभी फैक्ट्री में 24,000 शामिल हुआ है, शामिल करना चाहिए था 30,000। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑफिस के एक्सपेंसेस है ना उसमें मैं फर्दर 6,000 इंक्लूड करूँगा। फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें फर्दर 6,000 इंक्लूड करूँगा, क्योंकि इसमें 6,000 कम इंक्लूड हुआ है। लाइकवाइज मैं ऑफिस से 6,000 कम कर दूंगा, क्योंकि इसमें 16,000 इंक्लूड हुआ है, होना चाहिए था 10,000। तो वो जो जब इसने बांटा होगा, एलोकेट किया होगा, तब इसने जो है एलोकेशन में कुछ मसला कर दिया होगा। इसका मतलब फैक्ट्री के ओवरहेड्स को 6,000 से बढ़ाना है। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखे हुए आ रहे हैं वो तो 155,000 आ रहे हैं, लेकिन उसको मुझे बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए 6,000 से, तो ये 161,000 पर चला जाता है। अब मैं इन सारे ख़र्चों को ऐड कर लेता हूँ और कोई ख़र्चा मुझे नज़र नहीं आता, यानी कि मैं प्राइम कॉस्ट में अपने ओवरहेड्स को ऐड कर लेता हूँ। तो ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है,
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें हम ओपनिंग WIP ऐड करते हैं, क्लोजिंग WIP माइनस करते हैं। तो अब हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर है तो वो ऐड होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर है तो वो माइनस होगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारे पास है वो 31 जुलाई 2015 यानी कि साल के शुरू की वैल्यू है और वो 23,500 है, ये ऐड होना है। और क्लोजिंग WIP जो है वो 20,200 है, ये माइनस होना। ऐसा कर कर मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है वो 6 लाख रुपए आता है। ये 6 लाख रुपए क्या है? ये 6 लाख रुपए है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करे उसकी कॉस्ट। अगर हमारे पास फैक्ट्री प्रॉफिट है तो वो फैक्ट्री प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाता है। तो फैक्ट्री प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। फैक्ट्री प्रॉफिट जो है उसकी परसेंटेज दी हुई है 20%, तो 6 लाख का हम 20% ले लेंगे, 6 लाख का 20% ले लेंगे। 6 लाख का 20% ऐड कर कर जो अमाउंट आएगा, 6 लाख का 20% ऐड कर कर जो अमाउंट आएगा जो कि बनता है 7,20,000, ये वो वैल्यू होगी जिसमें मैं अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करूंगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, जो हमारे सवाल की पहली वाली रिक्वायरमेंट थी। और मैं चाहूँगा कि इसको आप अच्छे से देखें, समझें और कॉपी करें बिफोर मूविंग ऑन। ये हमारा पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, एक अच्छा आसान कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अच्छा सवाल। ये हमारा पहला पार्ट था। अब चलते हैं हम अपने सवाल के दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट था प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2016, यानी कि हमें इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है। अच्छा, मैं ये जो वर्किंग है इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि इनकम स्टेटमेंट की जगह हो जाए। इनकम स्टेटमेंट के लिए अगेन आपने ऐसी ही हेडिंग डालनी होगी, यानी कि रिचर्ड एंग टॉप पर। ठीक है, और आप लिख दोगे इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 जुलाई 2016। ठीक है, और इसके बाद आप अपना इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। इनकम स्टेटमेंट में अगेन हम लेट से 2 कॉलम्स यूज़ कर लेते हैं, तो दोनों पे हम डॉलर का साइन डाल देते हैं और इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले तो सेल्स रेवेन्यू आता। सेल्स रेवेन्यू आपके पास 986,000 दिया हुआ है और रिटर्न इनवर्ड्स भी है 12,000, जिसको हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। यानी कि 986,000 का जो है वो माल या चीज़ें बेची, उससे से 12,000 की चीज़ें वापस आ गई। तो सेल्स रेवेन्यू इज़ 986,000 और जो हमारे पास सेल्स रिटर्न है या रिटर्न इनवर्ड्स है वो 12,000 है। इस हिसाब से हमारे पास जो नेट सेल्स बनेगी वो बन रही है 974,000। अच्छा जी, इस नेट सेल्स के बाद हम अपने पास जो है वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड, अगली लाइन में लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी कि साल के शुरू में मेरे पास जो फिनिश्ड गुड्स पड़े हुए थे और उनकी वैल्यू 32,000 दी हुई है, लेकिन 32,000 जो है ना वो दी हुई है वैल्यू एट कॉस्ट। ठीक है, 32,000 की वैल्यू एट कॉस्ट दी हुई है। हम जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारी चीज़ों को एट ट्रांसफ़र प्राइस लिखेंगे, यानी कि इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं। तो 32,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 कर लेते हैं, बिकॉज 20% का फैक्ट्री प्रॉफिट है, तो ये 38,400 बनता है। अच्छा, फिर आ जाएगा ट्रांसफ़र फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा होगा
वो 7,20,000 होगा। इसके बाद इसमें से माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो 54,000 दिया हुआ है, और देखिए इस पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में एट ट्रांसफ़र प्राइस, यानी कि इसमें जो प्रॉफिट फैक्ट्री प्रॉफिट है वो एडेड है। तो इसकी हमने मूवमेंट बनाई, इसकी मूवमेंट बनाकर ओपनिंग स्टॉक प्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक 704,400 आता। ठीक है जी, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। और अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नेट करेंगे, तो ये हमारा 269,600 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहाँ पर दूसरे एक्सपेंसेस जो है वो माइनस होंगे, सच एस अगर हम सवाल देखते हैं तो हमारे ऑफिस ओवरहेड्स थे जिसको हमने एडजस्ट भी किया था। देखिए ऑफिस ओवरहेड सवाल में कितने लिखे हुए आ रहे हैं, 194,000, लेकिन ये 194,000 जो है ना वो सही अमाउंट नहीं है। आई रिपीट, ये 194,000 जो है ये सही अमाउंट नहीं है। क्यों सही अमाउंट नहीं है? इसलिए क्योंकि उसमें ये 6,000 कम करना था। तो जो ऑफिस के ओवरहेड्स होंगे वो यहाँ पर जो 194,000 लिखे हुए आ रहे हैं, इसको मैं 6,000 से कम करूँगा तो 188,000 आएंगे। अच्छा, ऑफिस ओवरहेड्स के अलावा और कोई एक्सपेंस? कैरेज आउटवर्ड्स का एक्सपेंस है 17,500 का, तो कैरेज आउटवर्ड्स जो है वो है 17,500, ये माइनस होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 64,100 बचता। जब ये हमारे पास 64,100 आ गया, उसके बाद हमें ये देखना होगा कि कितना फैक्ट्री प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रियलाइज हुआ। तो कितना फैक्ट्री प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रियलाइज हुआ है ये हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी हमें एक प्रॉपर जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि कितना फैक्ट्री प्रॉफिट हम जो है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए जितने गुड्स बिके होते हैं ना उसका फैक्ट्री प्रॉफिट हम रियलाइज़ कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर मैं एक छोटी सी मूवमेंट बना लेता हूँ। देखें जो ओपनिंग स्टॉक है 38,400 का फिनिश गुड्स का, इसमें भी 20% प्रॉफिट शामिल है। इसकी कॉस्ट 32,000 थी, करेक्ट? सवाल में इसकी कॉस्ट 32,000 थी, तो अगर ये 38,400 है और इसकी कॉस्ट 32,000 थी तो दिस मीन्स कि इसमें 6,400 का फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल था। ड्यूरिंग द ईयर का 1,20,000 रुपये का फैक्ट्री प्रॉफिट, और जो क्लोजिंग जो चीज़ें नहीं बिकी उसका फैक्ट्री प्रॉफिट हटा देते हैं। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक में 54,000 है ये एट ट्रांसफ़र प्राइस है, यानी कि इसमें 20% फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल है। तो सीधा सीधा हम करेंगे क्या, 54,000 को 120 से डिवाइड करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 54,000 को 120 से डिवाइड करने की लॉजिक ये है कि अगर ये चीज़ 100 की पड़ी होती तो 20 का प्रॉफिट होता और 120 की बिक रही होती, यानी कि इसमें 20 का फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल है। और अगर मुझे 20 इससे ढूंढने हैं तो मैं 120 से डिवाइड और 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मुझे कॉस्ट ढूंढनी होती तो 120 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करता। तो जो फैक्ट्री प्रॉफिट रियलाइज हुआ है ना वो 117,400 है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो फैक्ट्री प्रॉफिट आएगा जो हमारे गुड्स की ट्रेडिंग की वजह से हमने कमाया, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमने कमाया है, वो 117,400 है। इसकी एक्सप्लेनेशन एक सिंपल वीडियो में भी मैंने डाली है। और मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होगा वो कितना होगा भाई, यहाँ पर भी एक लाइन बनानी है और इन दोनों को ऐड करना है। 181,500 ये मेरा फुल एंड फाइनल लास्ट आंसर है। दिस इंक्लूड्स फैक्ट्री प्रॉफिट, दिस इंक्लूड्स ट्रेडिंग प्रॉफिट बोथ। और इस वीडियो से पहले आई होप कि आपने बेसिक लेक्चर्स देखे हैं, उसमें इसकी डिस्कशन अच्छे से करी हुई है। अच्छा, तो हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। थर्ड पार्ट में क्या है, रिचर्ड यंग थॉट
of taking some of the finished goods inventory at 31st July 2016 to help his sister set up a furniture business on the same day. C. Prepare an extract from the statement of financial position of Richard Eng's business at 31st July 2016 to show how inventories are recorded. देखिए जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें इन्वेंट्री जो है ना वो करंट एसेट्स की हेडिंग में आती है और कंपनी के पास तीन तरह की इन्वेंट्रीज हैं। कंपनी के पास जो है इन्वेंट्री में एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जो है बैलेंस शीट में वो 16,400 रुपये पर आएगा, ठीक है। फिर कंपनी के पास जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, ये भी कंपनी की इन्वेंट्री होती है। वर्क इन प्रोग्रेस 20,200 पर आएगा। और फिर कंपनी के पास जो है वो फिनिश्ड गुड्स हैं, लेकिन फिनिश्ड गुड्स जो हैं उसकी पहले मैं ट्रांसफ़र प्राइस मेंशन करूंगा। उसकी ट्रांसफ़र प्राइस 54,000 है और इस 54,000 में जो अनरियलाइज्ड प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, वो लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो 9,000 रुपये है, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया। और 9,000 से नेट ऑफ कर जो वैल्यू आएगी वो नेट वैल्यू यहाँ पे लिख कर, और हमारी टोटल इन्वेंट्रीज बैलेंस शीट में जो है वो 81,600 पर आ रही होगी, जिसमें तीन चीज़ें शामिल होंगी। अच्छा, उसके बाद अगला आपको बोलता है एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिचर्ड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी कि एक बिजनेस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को क्रिएट क्यों किया जाता है, क्यों प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट बनाया जाता है। देखिए, प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि जितनी चीज़ें बेची हैं उसका ही फैक्ट्री प्रॉफिट आपके पास रिकॉर्ड हो, उससे ज़्यादा फैक्ट्री प्रॉफिट आपके पास रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो चीज़ें बनाएंगे, चाहे उसको बेचें या ना बेचें, उसका प्रॉफिट हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई इनकम रियलाइज़ नहीं हुई है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बात तो आप लिख सकते हो कि ये इन अकॉर्डेंस विद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये बात इन अकॉर्डेंस विद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, IAS 2 इन्वेंट्रीज आपको ये कहता है कि आप इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। तो दूसरी जो चीज़ आप लिख सकते हो वो ये है कि टू इंश्योर that inventories are not overvalued, यानी कि अगर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो वो हटा कर फिर आप अपनी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। ये इस बात को इंश्योर करता है कि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट पर रिकॉर्ड हुई हुई है, रादर देन कॉस्ट प्लस मार्कअप का अमाउंट। अच्छा, उसके बाद है स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ रिचर्ड एंग ऑफ हेल्पिंग हिज सिस्टर सेट अप हर बिजनेस। दो फायदे दो नुकसान बता दो। रिचर्ड एंग अपनी जो सिस्टर है उसको ये बिजनेस सेटअप कर दे रहा है, उसके क्या फ़ायदे या नुकसान है। तो हुआ ये था कि रिचर्ड एंग थॉट ऑफ टेकिंग सम ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट 31st जुलाई 2016 टू हेल्प हिज सिस्टर सेट अप अ फर्नीचर बिजनेस ऑन द सेम डे। यानी कि वो अपनी सिस्टर को हेल्प कर रहा था फर्नीचर बिजनेस सेटअप करने में। तो होगा क्या, नंबर वन, ये मैन्युफैक्चरर है तो इसके लिए जो है ना एक पोटेंशियल न्यू मार्केट ओपन हो जाएगी। यानी कि इसकी सिस्टर जो फर्नीचर बेचेगी वो भी इसी से बनवाएगी। नंबर टू, आप लिख सकते हो फैमिली हेल्प हो जाएगी, फैमिली मेम्बर की किसी हेल्प हो सकती है, ठीक है। नंबर थ्री, आप लिख सकते हो लेस रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक। ऑब्सोलीट स्टॉक का मतलब पुराना स्टॉक। अब अगर आपके कस्टमर ज़्यादा होंगे और आपकी सिस्टर की जो है वो फर्नीचर की शॉप होगी तो उधर भी आप अपना माल बेचकर और अपने स्टॉक को पुराना होने से रोक सकते हो, पुराना होने से पहले बेच सकते हो। नुकसान क्या होगा, मोर कंपटीशन, क्योंकि देखो रिचर्ड भी तो फर्नीचर बनाकर बेचता है
तो शायद इसके कुछ जो कस्टमर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये प्रॉफिट चार्ज नहीं करेगा, ठीक है ना, इफ़ ही डजंट चार्ज प्रॉफिट, क्योंकि वो उसकी सिस्टर है, he will lose profit. If he doesn't charge, he will lose profit. यानी कि अगर वो उसको बोलेगा कि भाई कॉस्ट पे ले लो, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कमा नहीं सकेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का एक छोटा सा अच्छा सा सवाल था कॉन्सेप्ट के लिए। काइंडली इसको देखकर अच्छे से अपने पास नोट करें, सॉल्व करें, और बेसिक लेक्चर्स मैन्युफैक्चरिंग के लाजमी देखें, उससे भी आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।